2023 में हम बात करें स्पेस साइंस में कुछ बड़े अचीवमेंट देखें फटाफट आपके साथ। स्पेस के अचीवमेंट देखते हैं। किस प्रकार हमारा इसरो चेंज हो रहा है वो मेरा जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक वाटरशेड ईयर रहा अपने आप में 2023 मानता हूँ मैं स्पेस के लिए। खासकर हमारे एक वाटरशेड ईयर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पहले जो इसरो कर रहा था उसके बाद जो इसरो करेगा, और नॉट इवन ईयर नहीं लूँगा मैं, पूरे 5-7 साल लूँगा। ये 2019 के बाद जो चेंज हमने चालू किए करना इसरो के अंदर, वहाँ से हमने तो अच्छा रहेगा। ये वाटरशेड डिकेड चल रहा है अपने आप में इसरो के अंदर। इसके पहले हमारा स्पेस प्रोग्राम, इसके बाद का प्रोग्राम, दो अलग प्रोग्राम होंगे अपने आप में। पहले 50 साल इसरो कब बना था, फर्स्ट 50 ईयर्स ऑफ इसरो, तो विक्रम साराभाई का ड्रीम, सैटेलाइट हो हमारे पास, लॉन्च व्हीकल हो हमारे पास, हमने बना दिए। GSLV Mark 3 भी आ गया 2019 तक आते आते, यानी वो सक्सेसफुल हो गया। सैटेलाइट बनाने का काम हमको आ गया, हमारे पास खुद के लॉन्च व्हीकल होगा, एडवांस लॉन्च व्हीकल भी होगा हमारे पास, PSLV, GSLV, GSLV MK3 सब हो गया हमारे पास। इसमें काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। तो जो बेसिक स्पेस का काम होता है हमने कहा हो गया। अब इसके बाद हमने बदला अपने आप को, नहीं ये हमें नहीं करना है, ये तो काम अब कोई भी कर सकता है। आजकल लॉन्च व्हीकल कोई भी कंपनी बना सकती है, प्राइवेट बना सकता है, निजी कंपनी बना रही है लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट कोई बना सकता है, आजकल स्टूडेंट बना रहे हैं सैटेलाइट अपने यहाँ पर। तो ये काम इसरो को नहीं करना चाहिए। इसरो का नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च, तो मोर फोकस ऑन रिसर्च सब्जेक्ट। तो हमने यहाँ से अपने आप को बदला इसरो ने, और रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करना शुरू किया। अब रिसर्च ही नहीं करेंगे, केवल रिसर्च इन स्पेस, अंतरिक्ष में रिसर्च को बढ़ावा देंगे। हमारे मिशन अब केवल अर्थ सेंट्रिक नहीं होंगे, अर्थ सेंट्रिक या अर्थ को रिमोट सेंस नहीं करेंगे वो। अब वो अदर प्लैनेट्स की बात करेंगे, वो सोलर सिस्टम की बात करेंगे, वो चंद्रमा की बात करेंगे, वो शुक्रयान की बात करेंगे, हम बात करेंगे एस्ट्रोसैट की, हम बात करेंगे ग्लोबल ब्लैक होल रिसर्च की बात करेंगे। यानी कि हम लोग स्पेस एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देंगे, अंतरिक्ष का अध्ययन पर बढ़ावा देंगे, कहीं ना कहीं हम लोग वो काम करेंगे। इसके अलावा मैन मिशन की बात करेंगे, अंतरिक्ष मानव कैसे भेज सकते हैं उसकी बात करेंगे। स्पेस स्टेशन की बात चालू की यहाँ पर इसरो ने इस साल, कि हमें स्पेस स्टेशन बनाना है अपना खुद का। क्या नाम रखा है उसका, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे हम लोग खुद का अपना एक। भारतीय इसकी हिंदी मत बोलिएगा उसको, क्योंकि ISS बोलेंगे तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और इंडियन स्पेस स्टेशन एक सा हो जाता है नाम। तो हम बना रहे हैं अपना, उसका नाम रखा है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, BAS नाम रखा है उसका हमने। तो BAS स्थापना करनी 27 तक हम लोगों को, 27 तक। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है हमको अपना। मैन मिशन हो गया हमारा। इसके अलावा और क्या काम करने वाले हैं, चंद्रमा पर लैंड करना, वहाँ सैंपल लेकर आना। चंद्रमा चंद्रयान 4 या इसका नाम क्या है, लूपेक्स मिशन 2026 में लॉन्च करेंगे हम लोग। लूपेक्स लूनर पोलर एक्सपेरिमेंट मिशन, व्हाटएवर। तो ये कई मिशन हमको लॉन्च करने। कुल मिलाकर अब तक इसरो करता था बेसिक सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल का काम, अब वो कह रहा है नहीं, अब मुझे फर्दर आगे जाना है। अब ये जो काम था बेसिक वाला, ये कौन करेगा, प्राइवेट कंपनी करेंगी। तो हम प्राइवेट कंपनी से कराएंगे सारा काम। अब वो कह रहा है कि ये जो है हम देश में प्राइवेट कंपनी को बढ़ावा देंगे, स्टार्टअप को बढ़ावा देंगे स्पेस सेक्टर के, ठीक है। हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग ग्लोबल ऑर्डर को लॉन्च करेंगे। पैसा भी कमाना जरूरी है अपने काम के लिए, सस्टेन भी करना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, ग्लोबल ऑर्डर लॉन्च करेंगे। ये काम कर सकते हैं, या लेकर आएंगे अपनी कंपनी से, लॉन्च करवाएंगे उनको, मदद देंगे उनको। तो यहाँ पर हम पार्टनरशिप करेंगे ग्लोबल वर्ल्ड के साथ। तो पार्टनरशिप विद नासा, पार्टनरशिप विद यूरोपियन स्पेस एजेंसी, पार्टनरशिप विद जाक्सा, पार्टनरशिप विद रेस्कॉम, दुनिया भर की स्पेस एजेंसी पार्टनरशिप करेगा भारत। ये काम कर रहा है कहीं ना कहीं, इसके फंड भी आएंगे। लॉन्च करेंगे, लॉन्च काम करते रहेंगे हम लोग ना। तो कमर्शियल मार्केट को गेन करना है हमको, जो ग्लोबल कमर्शियल मार्केट स्पेस का वो में गेन करना है। हमने बना दिया SSLV लास्ट ईयर। SSLV क्या है, छोटा आपने बना दिया लॉन्च व्हीकल, लेकर आओ सैटेलाइट लॉन्च कर देंगे आपके लिए, अपने लिए नहीं है वो, कमर्शियल है वो। आप लेकर आओ, ऑर्डर लाओ, लॉन्च कर देंगे। तो हम क्या लॉन्च व्हीकल पर, कौन से लॉन्च व्हीकल, कमर्शियल मार्केट पर जो उसका बाजार है उस पर हम ध्यान देना चाहते हैं, मार्केट पे ध्यान देना चाहते हैं इसके हम लोग। तो मार्केट कैप्चर करना है हमें। लॉन्च व्हीकल का लगभग $1.3 ट्रिलियन का मार्केट होगा 2030 तक। वो अभी राइट नाउ इंडिया 2% पर है उसके, सोच सकते हैं बहुत बड़ा मार्केट बनेगा। 2030 तक अनुमान है 1.3 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट होगा लॉन्च व्हीकल का, दुनिया में सैटेलाइट लॉन्च कराने का। इंडिया राइट नाउ उसका 2% कैप्चर करता है केवल। बहुत बड़ी संभावना इंडिया के पास है, जबकि टॉप 5-6 में अगर हम आते हैं, दुनिया में हर चीज टॉप 5-6 में, स्पेस में हम लोग चंद्रमा पर चौथे पहुंचे हैं, लॉन्च व्हीकल में 6वें नंबर पे हम लोग हैं, मोटर्स में हम लोग 4वें स्थान पर, टॉप 5-6 में हम लोग हैं। तो बहुत छोटा मार्केट है फिर तो हमारे पास 2%, तो और चाहिए हमको हिस्सा। तो भारत का मानना है कि हमें इस लॉन्च मार्केट का, इस कमर्शियल मार्केट का बड़ा हिस्सा चाहिए। उस पर हम काम कर रहे हैं, उस पर हमने काम करना शुरू किया। तो ये एक पार्टनरशिप चल रही है। ये काम हमारी प्राइवेट कंपनियां करती रहेंगी, ये काम इसरो करता रहेगा अलग से। विग बना दी हमने, NSIL विग बना दी इसके लिए बाकायदा। तुम ये काम करते रहो सारा बैठकर। हमारा इसरो का मेन काम क्या होगा, इस पर फोकस करना। तो ये 4-5 सालों में वाटरशेड ईयर बोल रहा हूँ इसको मैं, इसलिए बदलाव हुआ है इसरो में, इसरो की भूमिका बदल रही है। अब आते हैं इसरो ने पिछले 4-5 सालों में ऐसा क्या कि आपको लगे भूमिका बदल रही है, वो देख लेते हैं। क्योंकि बेंचमार्क ईयर क्या है काम के हैं,
ओके, क्या क्या किया इसरो ने देखें 4-5 सालों में, का कंप्रेहेंसिव देख लें। कंपनीज बनाई हैं, तीन संस्था बनाई हम लोगों ने इसरो में। पहले तो स्ट्रक्चर बदला इसरो का, पहली बात। 3 नई कंपनियां तैयार की हमने इसरो में, नोन एज NSIL। इन तीनों का नाम मालूम है आप लोगों को? वी हैव इंडियन स्पेस एसोसिएशन, जैसे आपका होता है ना, फिक्की होता है, नेस्कॉम होता है, CII होता है, वैसे ही है। तो इसरो एक कंपनी हो गई, भारत की जो स्टार्टअप आ रही है तमाम सारी वो उसकी पार्टनर होंगी, यानी कॉमन ग्रुप हो गया, ये एसोसिएशन हो गया अपनी स्पेस कंपनीज का। जो लॉन्च बनाने वाली कंपनियां हैं, सैटेलाइट बनाने वाली कंपनियां, वो एक साथ आएंगी और गवर्नमेंट से इंटरफेस एक प्रकार का, गवर्नमेंट से बात करने के लिए। तो कॉमन इंटरेस्ट होंगे सबके, यार लॉन्च व्हीकल बनाने वाली कंपनी है, सैटेलाइट बनाने वाली कंपनी है। तो हमारी जो इसरो है, भारतीय एयरटेल है, वनवेव है, टाटा है, और भी सारी कंपनियां जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां काम कर रही हैं स्पेस सेक्टर में, उनका एक एसोसिएशन है, लाइक नेस्कॉम, लाइक फिक्की, लाइक CII, जिससे कॉमन इंटरेस्ट एक होता है प्रेशर ग्रुप बनाना। तो प्रेशर ग्रुप का काम कर पाएंगे हम लोग, सरकार से बात कर पाएंगे, डील कर पाएंगे सरकार से, अपनी डिमांड को सरकार पर रख पाएंगे। अनदर वी हैव इन स्पेस, IN स्पेस, इंडियन स्पेस या IN स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस, बड़ा सा नाम है इन स्पेस कंपनी का। इन स्पेस देश का पहला स्पेस रेगुलेटरी बॉडी है, स्पेस नियामक है देश का ये। जैसे RBI से भी होते हैं नियामक के तौर पर, वैसे ही स्पेस का नियामक बन गया है इन स्पेस। तो क्योंकि आप समझिएगा अंतर क्या है, पहले इसरो खुद ही रेगुलेट करता था, खुद ही लॉन्च करता था, तो कोई समस्या नहीं है। मैं अकेला हूँ इस सेक्टर में, तो मैं ही नियम बनाऊंगा अपने, मैं ही लॉन्च करूंगा। अब चूंकि मैं अकेला नहीं हूँ, प्राइवेट कंपनियां भी आ रही हैं मेरे साथ, अगर मैं नियम बनाऊंगा वो लोग फॉलो करेंगे, और मैं भी कंपटीशन में हूँ उनके। अब मान लो कोई सैटेलाइट लॉन्च करने आया और प्राइवेट के पास जाना चाहता है, मेरे पास जाना चाहता है, हमारी कंपटीशन इस प्रकार। तो फिर यहाँ पर अब मैं नियम बनाऊंगा, आपको फॉलो करना है, तो मेरे ही नियम, मेरा कोड हो गया, फिर तो ये फिर तो गलत हो जाएगा ना अपने आप में ये। जैसे आप कहें RBI खुद ही बैंक चलाए अपना खुद का, खुद ही इंटरेस्ट रेट तय करेगा अपने हिसाब से, फिर तो बाकी बैंक तो परेशान हो जाएंगे बेचारे। तो RBI ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए RBI काम रेगुलेटर काम करो, बैंक मत चलाओ तुम। तो बात होती है कि जो नियामक है उसको अपना खुद का काम नहीं करना चाहिए। तो इसरो अब तक नियामक था, हमने कहा इसरो बंद करो तुम अपना काम, अब एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी इंडिया के अंदर। क्लियर है हमको? ये होगा देश का नया रेगुलेटर फॉर स्पेस सेक्टर, वी हैव इन स्पेस। 2 काम करेगा इन स्पेस, नाम से स्पष्ट हो जाएगा, प्रमोशन, देश के स्पेस सेक्टर को प्रमोट भी करेगा। तो प्रमोशन, स्पेस सेक्टर प्रमोट करना एज वेल एज ऑथराइज करना, ये काम करेगा स्पेस आपका यहाँ पर। तो ये फैसिलेटर एज वेल एज रेगुलेटर। तो फैसिलेटर भी एक प्रकार का बढ़ावा देगा स्पेस सेक्टर को, और ये रेगुलेटर भी है। क्लियर है? इन स्पेस का बना 2020 में। ISPA, अब आते हैं बड़ी कंपनी, अगली कंपनी हमारी NSIL, 2019 में बनाया गया था इस बॉडी को, 2019 में बनी संस्था। ये कमर्शियल और मार्केट विंग ऑफ इसरो में कह सकता हूँ, इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है, कमर्शियल विंग है इसरो का। ये डील करता है, इसरो के लिए कस्टमर लेकर आता है, इसरो के लिए क्लाइंट लेकर आता है कि लॉन्च कर दी सैटेलाइट इनका। तो NSIL केवल इसरो के लिए क्लाइंट लेकर नहीं आता है, इसरो के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपको ग्लोबल कोऑर्डिनेशन करना हो, तो ग्लोबल सहयोग करना हो तो NSIL केवल क्लाइंट की बॉडी नहीं अपने आप में समझा जाए। तो NSIL केवल ये क्लाइंट लेकर नहीं आता इसरो के लिए, ये जोड़ता है ग्लोबल कंपनीज के साथ इसरो को। तो इसरो का एक इंटरफेस है कुल मिला के ग्लोबल मार्केट से जुड़ने का। तो ये बिटवीन इंटरफेस है बिटवीन इसरो एंड ग्लोबल मार्केट, हम ऐसा कहूँ तो अच्छा रहेगा। पहले से बताया गया था, काम है कि इसरो क्लाइंट लेकर आने के लिए आजकल जो रोल प्ले कर रही है इसरो और ग्लोबल वर्ल्ड के बीच एक इंटरफेस से काम कर रही है। तो ये क्या कर रहा है इसरो ना, ऑर्डर बात करनी है उनसे, रिसर्च करना है, कॉर्पोरेट करना है, कौन सहयोग करेगा? NSIL कर रही है, उसके लिए मार्केट विंग इसरो की है। तो नई विंग हमने बनाई यहाँ पर, स्पेस पॉलिसी लॉन्च कर दी हम लोगों ने यहाँ पर। तो 19 में NSIL, 20 में इनस्पेस और 21 में ISPA, 3 संस्थाएं हो गई आपके। 22 में स्पेस पॉलिसी आ गई लास्ट ईयर। तो ये लगातार कुछ ना कुछ चल रहा है स्पेस के अंदर आपका। अब आइए आगे बढ़े, और 23 में तो लॉन्च करें हमने, मल्टीपल लॉन्च किए 23 में तो हमने। ओके, सो 3 कंपनियां हो गई, ये स्पेस पॉलिसी हो गई भारत सरकार की नई, और मैंने कहा इसरो बदल रहा है। अब आते हैं, कुछ लॉन्च किए हम लोगों ने, स्पेशल लॉन्च देखे हम लोगों ने, जो अदर देन सैटेलाइट लॉन्च करते हैं हम लोग। बाकी हम लॉन्च किए हैं चंद्रयान 3, आदित्य L1, और रिसेंटली ये तीनों ही मिशन ना, इनको अर्थ से बहुत लेना देना नहीं, अर्थ के लिए नहीं है तीनों मिशन। ये तीनों बड़े मिशन है अपने आप में। चंद्रयान लैंड करता है, लैंडर है। आदित्य सन का स्टडी करने के लिए, और एक्सपोसेट ब्लैक होल्स का, न्यूट्रॉन स्टार्स का, बाइनरी स्टार्स का, एक्सरे किरणों का अध्ययन करने के लिए। यानी अर्थ के लिए नहीं है ये ब्रह्मांड का स्टडी कर रहा है, यूनिवर्स का स्टडी कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं अब इसरो क्या काम कर रहा है, समझ आ रहा है आपको? और इस साल 24 आ गया, आर्टेमिस मिशन में पार्ट है इसरो ऑलरेडी। आर्टेमिस 1 लॉन्च हो गया, आर्टेमिस 2, 3 लॉन्च होंगे। चंद्रमा पर बेस बनाने की तैयारी, ISS से पार्टनरशिप की। इस बार 24 हमारा एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाने वाला है इंडिया का। हमारा खुद का गगनयान 25 में जाएगा, लेकिन 24 में ISS लेके जाएगा हमारे अंतरिक्ष यात्री को। 25 में हमारा गगनयान जाने वाला है। 26 में ल्यूपेक्स यानी चंद्रयान 4 लॉन्च होगा हमारा। 27 में स्पेस स्टेशन तैयार होगा हमारा। बहुत कुछ है लाइन, मतलब तो मतलब कुल मिलाकर छोड़ो, सैटेलाइट और लॉन्च पुरानी बातें पुरानी हो गई। अब नया इंडिया, ये नया स्पेस है हमारा, ये
तो मैंने कहा वाटर शेड ईयर रहा है पीछे अपने आप में ये। चलिए इनमें से काम की बातें, चंद्रयान 3 की कीवर्ड लिख रहा हूँ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ मालूम होना चाहिए सारे कीवर्ड, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ कीवर्ड, नॉलेज तो अच्छी बात है, ये तो सुन लीजिए। चंद्रयान 3 के कीवर्ड क्या क्या थे? प्रपोर्शन मॉड्यूल, विक्रम, प्रज्ञान, तीनों चीज मालूम है। प्रपोर्शन मॉड्यूल, इस बार ऑर्बिटर नहीं कहा मैंने शब्द। चंद्रयान 2 में 3 शब्द थे, ऑर्बिटर, विक्रम और प्रज्ञान। इस बार ऑर्बिटर नहीं था, इस बार कक्षित्र नहीं था, ऑर्बिटर जो ऑर्बिट में घूमता है वो नहीं था। इस बार क्या नाम था उसका? प्रपोर्शन मॉड्यूल, प्रणोदक मॉड्यूल। इसका नाम होता है प्रणोदक या प्रपोर्शन मॉड्यूल कहते हैं इसको हम लोग, प्रणोदक या प्रपोर्शन मॉड्यूल कहते हैं, पीएम। ऑर्बिटर अलग होता है। ऑर्बिटर गया है चंद्रयान 2 का, आज भी घूम रहा है वो घूम ही रहा, तो हमने क्या दोबारा भेजे हैं, तो उसका यूज कर लेंगे। इंडियन टेक्नोलॉजी हमारी काम करती है। तो चंद्रयान 3 में वो नहीं भेजा हमने, प्रणोदक मॉड्यूल भेजा जो सीधे लेकर गया फ्यूल को वहां तक। तो ये अच्छा रहा, भारी दे जा पाए हम लोग कहीं ना कहीं। तो पीएम एक प्रणोदक मॉड्यूल था जिसके ऊपर रख दिया आपने विक्रम को, लेके गया फ्यूल वहां तक उसको, तो प्रणोदक मॉड्यूल था अपने आप में ये। इसमें एक सेंसर लगा था, 4 सेंसर इधर लगे थे, 2 सेंसर इधर लगे थे। ओके, टोटल जो पेलोड थे 7 पेलोड। यूपीएससी मेंस क्वेश्चन आया था इस बार इस पर। चंद्रयान 3 की विशेषताओं, तकनीकी विशेषताओं में चर्चा करें, कौन कौन से पेलोड थे। 7 पेलोड, 7 में सब याद नहीं होंगे, लेकिन कुछ काम क्या कर रहे थे वो याद होना चाहिए आपको। ये ना याद हो, रंभा का नाम याद ना हो, लिप्सा का नाम याद ना हो, सब शेप का नाम याद ना हो, कोई बात नहीं, नाम याद ना हो, लेकिन आपको ये मालूम चाहिए इनके फंक्शन क्या क्या थे। क्या स्टडी करने गया था चंद्रयान 3, क्या सफल हुआ वो? तो क्या क्या स्टडी करने गया था चंद्रयान 3? पहली बात होती है सरफेस प्लाज्मा। सरफेस तो प्लाज्मा होता है हवा में ऊपर एटमॉस्फेयर में, एक होता है प्लाज्मा सरफेस पर भी है चंद्रमा, वहाँ पर एटमॉस्फेयर तो है नहीं, तो पूरा प्लाज्मा नीचे आ जाता है वहाँ पर लैंड पर। हमारा तो एटमॉस्फेयर है, तो सन से जो प्लाज्मा आ रहा है उसको रोक लेता है एटमॉस्फेयर हमारा आराम से। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड रोक लेता है इस प्लाज्मा को, लेकिन सन मून पे ऐसा नहीं है, तो मून में प्लाज्मा नीचे आ जाता है। और आपको वहाँ जाके रहना है, कल परसों जाके रहना है, अगर सोचिएगा तो हमारा जी प्लाज्मा कितना ज़मीन पे वहाँ पर रह सकते हैं आप, तो ज़रूरी प्लाज्मा का स्टडी करना, सरफेस प्लाज्मा इसको बोलते हैं। पहला काम था सरफेस प्लाज्मा का स्टडी करना, सतही प्लाज्मा का स्टडी करना, तो स्टडी ऑफ सरफेस प्लाज्मा ये करना था हमको वहाँ पर। अनदर एस्पेक्ट जो हमें करना था यहाँ पर, टेम्परेचर ऑफ सब सॉइल और सब थर्मल टेम्परेचर, तो उप सतह के तापमान का अध्ययन करना, यानी मिट्टी के नीचे कितना तापमान है वहाँ पर उसका अध्ययन करना। थर्मोमीटर लगा था विक्रम के अंदर, डिगिंग की उसने, थर्मोमीटर लगाया वहाँ पर, चेक किया सरफेस टेम्परेचर, सब सरफेस टेम्परेचर और बिलो सब सरफेस टेम्परेचर, सतह का तापमान, उप सतह का तापमान, उप सतह से नीचे का तापमान, उसको पता किया आपने। तीसरा सेस्मिक एक्टिविटीज, भूकंपी गतिविधियों का अध्ययन। भूकंपी गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए उपकरण लगा था इसके अंदर हमारे पास, सेस्मिक एक्टिविटीज का अध्ययन करने के लिए। वाई सेस्मिक एक्टिविटीज का अध्ययन क्यों करें? मालूम पड़ता है कि इसका इंटीरियर में क्या है। आपने पढ़ा इंडिया का अपने अर्थ का इंटीरियर, कैसे पता करते हैं अंतरिक्ष संरचना में क्या क्या है? एसपीएल वेव से, एसपीएल पढ़ा है ना, पीएसएल बोल लीजिए, पीएसएल वेव्स होती हैं जो, उससे हम जान पाते हैं अर्थ में इंटीरियर में क्या है। ऐसी मून के इंटीरियर में क्या क्या जान पाएंगे, उसकी उसका स्टडी करें। तो उसके लिए ज़रूरी है भूकंप का अध्ययन करना, वो हम कर रहे हैं मशीन के द्वारा अपने यहाँ पर। प्लाज्मा, टेम्परेचर एंड फर्दर मिनरल्स, जो आपका रोवर चल रहा था प्रज्ञान, वो जहाँ जहाँ जा रहा था इन सीटू मिनरल्स एक्सपेरिमेंट, इन सीटू मिनरल्स। एक होता है हम लोग सैटेलाइट देखते हैं मिनरल क्या क्या दिख रहे हैं, ये हो गया रिमोट सेंसिंग। एक होता है इन सीटू, वहाँ जाके अध्ययन करना। हमारा सैंपल वहाँ गया तब अध्ययन किया सैंपल का उसने, तो इन सीटू मिनरल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कीवर्ड होगा आपके स्टडी करना था, किंची मिल गया आपको, फाइन। 7 पेलोड के अलावा चंद्रयान 3 की उपलब्धि थी होप मिशन, होप एक्सपेरिमेंट। क्या था होप? लिसन केयरफुली, सैंपलिंग लाना नहीं, इसमें थोड़ा सा चीज़ें हैं। होप मिशन बहुत सक्सेसफुल मिशन रहा हमारा। जब विक्रम लैंड कर गया, 15 दिन चल गया, सब काम खत्म हो गया, आप सो गए, हो गया काम खत्म चंद्रयान 3। उसके बाद हमने विक्रम को रीइग्नाइट किया, वो 40 सेंटीमीटर ऊपर गया, फिर कहीं और 40 सेंटीमीटर जाके फिर लैंड किया। वो ये चेक करना कि क्या हम लोग रीइग्नाइट कर सकते हैं, क्या हम दोबारा वहाँ से उठ सकते हैं। अगला मिशन ल्यूपेक्स मिशन जो सैंपल लाने का मिशन है, तो लैंड करेगा, सैंपल कलेक्ट करेगा, उठ के वापस भी आएगा पृथ्वी तक। तो उसका एक प्रारंभिक काम था होप मिशन, ये चेक करना क्या हम लैंडर को उठा सकते हैं वहाँ सरफेस से। तो विक्रम उठा के देखा, सफल रहा विक्रम को उठाया जाना। होप ये था कि विक्रम को दोबारा चालू किया गया था, जिससे वो एक जंप करके दोबारा देख पाए हम लोग कितना जंप करते हैं, कितना आवश्यकता है। तो वो था होप मिशन, सक्सेसफुल रहा, यानी चंद्रयान 4 की नींव पड़ चुकी थी, अल्टीमेटली काम का है। इसके अलावा होप मिशन के अलावा चंद्रयान नोन फॉर देयर सटीक प्रिसाइज लैंडिंग,
प्रिसाइज लैंडिंग थी चंद्रयान 4 की अपने आप में, कितने बाई कितना एरिया था वो, 4 किलोमीटर बाई 2.5 किलोमीटर। इतनी प्रिसाइज एरिया में लैंड करना, जो आप टारगेट लेके गए यहाँ लैंड करना, ये बड़ी बात थी अपने आप में, लैंड कर पाए सक्सेसफुली हम लोग। तो वो अचीवमेंट पूछे जाए चंद्रयान 3 के, तो सॉफ्ट लैंडिंग एंड प्रिसाइज लोकेशन, और वेरी प्रिसाइज लोकेशन। 4 बाई 2.5 किलोमीटर का आपका मैट्रिक्स था एक, इसमें कहीं भी लैंड करा सकते थे आपने, सटीक जगह लैंड कराया उसको, जो काफ़ी अच्छी बात है, डाइवर्ट नहीं हुआ रूट से अपने बहुत ज़्यादा वो। अब सिलम मिशन अगर सक्सेस होता है तो इंडिया की बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि अगला मिशन इंडिया जापान को मिलकर करना है, और सिलिम का जो फ्यूल टेक्नोलॉजी है, इनका जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो इंडिया अगले मिशन में यूज़ करने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है सिलिम में क्या समझिए, वन खास बात है वो थोड़ा समझिएगा। सिलिम को एक शब्द बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, मून स्नाइपर। ये मून स्नाइपर क्या है, स्नाइपर समझते हैं, फायरिंग के लिए यूज़ करते हैं, शूटिंग के लिए यूज़ करते हैं, स्नाइपर सही निशानेबाज कर सकते हैं एक प्रकार से। तो ये मून स्नाइपर है सिलिम। क्यों, हमने कहा 4/24 पॉइंट ना, वो तो पिन पॉइंट चल रहा है, इतनी लोकेशन में लैंड करना है बस मुझे, इतनी छोटी सी लोकेशन में वहीं लैंड करूँगा एक पॉइंट पर बस में, 100/100 मीटर, मतलब इस कमरे के बाद थोड़ा सा बड़ा मान लीजिए, यहीं लैंड करना है सटीक मुझे। स्नाइपर क्या करता है, जहाँ आवश्यकता वहीं गिरता है सीधा आके, जैसे बोला मून स्नाइपर बोल रहे हैं इस मिशन को हम लोग, क्योंकि इसमें सटीकता, इसमें प्रिसीजन बहुत स्पष्ट है। 100/100 मीटर का मैट्रिक्स है ब्लॉक में, इधर भी लैंड नहीं इधर भी लैंड नहीं, केवल इसी ब्लॉक में लैंड करना है, और इसी बोल रहे हैं इसको मून स्नाइपर। और ये सफल होता है अगर ये, क्योंकि अगली बार हमको सैंपल लाने के बाद सैंपल कहाँ से लाना है हमको, और सैंपल लाने की जरूरत है कि इस पॉइंट पे गिरो, उठाओ सैंपल यहाँ से और वापस आ जाओ, तो उसकी स्नाइपर का होना बहुत ज़रूरी है। और ये सफल होता है मून स्नाइपर, तो भविष्य में हम लोग सैंपल लाने की बात कर पाएंगे। और इसका जो फ्यूल का तरीका है वो भी अलग प्रकार का है सिलिम का, बात करेंगे इस पर अलग से, लेकिन हाँ क्लियर है हमको बात यहाँ पर। तो ये एक प्रेसिजन था अपने आप में, सफल रहा हम लोग यहाँ पर। इसके अलावा चंद्रयान 3 की बड़ी अचीवमेंट की बात करूँ मैं आपसे, अगर कितना वेट था प्रज्ञान और रोवर का मिलाकर, कुछ आइडिया पूछता यूपीएससी कई बार, एस्ट्रोसेट पूछा था 2015 के बीटी में उसने, कितना वेट था उसका, कितनी हाइट पर गया था वो, यूपीएससी कुछ भी कर सकता है वो। मैं भी याद रखिए 1750 किलोग्राम का वेट था विक्रम और रोवर को मिलाकर। तो विक्रम और जो लैंडर रोवर था उसका वेट था 1750 किलो के आसपास। मैंने कहा ना वाटर शेड ही है, तो कुछ भी नया हो रहा है तो नॉलेज फैक्चर होना चाहिए आपको ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग यहाँ से 12। ओके, आदित्य L1 की बात करें, खास बात क्या है इसके बारे में, किस ऑर्बिट में गया, लैग्रेंजियन ऑर्बिट। सन है ये अर्थ है हमारी, इसके बीच में L1 पॉइंट, हमसे कितना दूर, हमारी सोलर डिस्टेंस का 1%, 15 करोड़ है डिस्टेंस सोलर की, 15 लाख, तो 15 लाख किलोमीटर दूर हमसे, पहला पॉइंट। 1.5 मिलियन या 15 लाख किलोमीटर दूर हमसे L1 ऑर्बिट। ओके, L1 ऑर्बिट एक हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट है। हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट क्या होती हैं, वो ऑर्बिट जो सन के को सेंटर में रख के घूम रही हो, तो हेलियोसेंट्रिक, अर्थ सेंट्रिक नहीं है ये। जैसे आपका चंद्रयान 3 या चंद्रयान 2 था, मून सेंट्रिक है वो लूनर सेंट्रिक है। ये अर्थ है, ये आपकी L1 ऑर्बिट ऐसे घूमती रहती है यहाँ पर ये, तो यहाँ घूमेगा वो, तो ये हो गया अर्थ हेलियोसेंट्रिक या सूर्य केंद्रित हो गया आपका ये। ओके, इंपॉर्टेंट बात है क्या मिशन इसके अंदर, क्या यूज़ करने के नहीं। सर कितने पेलोड हैं, 4 और 3, 7 पेलोड हैं इसके अंदर भी, 7 पेलोड सर, 7 पेलोड हैं। कौन कौन से एक बार चेक करें, तो 7 पेलोड हैं इसके अंदर भी, 4 और 3, 4 रिमोट सेंसिंग और 3 इन सीटू। ओके, कौन कौन से पेलोड एक बार देख लें। 4 पेलोड इसके अंदर हैं रिमोट सेंसिंग के लिए। रिमोट सेंसिंग मतलब जो इसमें उपकरण लगेंगे 4, वो सूर्य का अध्ययन करेंगे दूर से, रिमोट सेंस करेंगे। यानी लगा है कैमरा यहाँ पर, स्टडी किसका कर रहा है, सन का, उसके क्रोमोस्फीयर का, उसके फोटोस्फीयर का, उसके कोरोना का स्टडी कर रहा है। यानी यहाँ से लेकर आप सूर्य का अध्ययन कर रहे हो, तो 4 होगा रिमोट सेंसिंग पेलोड। और 3 है इन सीटू, जो सोलर विंड्स आ रही हैं आपके पास, जो सोलर फ्लेयर्स आ रही हैं आपके पास, आपसे टकराएंगी आकर, आप उसको सेंस कर रहे हो, इन सीटू। तो 3 पेलोड है इन सीटू और 4 पेलोड है रिमोट सेंसिंग के लिए। ठीक है, इसमें से 4 में से इंपॉर्टेंट नहीं, चारों का नाम मुझे भी याद नहीं, भी तो खैर काम क्या करने का वो समझ लेते हैं। जो ये 4 रिमोट सेंसिंग वाले पेलोड हैं इसके, ये सूर्य की सरफेस का, सूर्य के क्रोमोस्फेयर का, सूर्य के क्रोमोस्फेयर का, फोटोस्फेयर का और CME का। क्रोमोस्फेयर, अच्छा क्या होता है सन में कोर होता है, ये कोर होता है, ठीक है। उसके चारों रेडिएक्टिव जोन होता है, रेडिएक्टिव जोन होता है। फिर कन्वेंशन जोन होता है, संवहनी धाराएं चलती हैं यहाँ पर, कन्वेंशन जोन होता है यहाँ पर। फिर फोटोस्फेयर होता है, फिर क्रोमोस्फेयर होता है। ये होता है सन का स्ट्रक्चर। और फिर उसका एटमॉस्फेयर कहता है कोरोना। इसका एटमॉस्फेयर जो होता है कहता है कोरोना, आभा मंडल कह सकते हैं, कोरोना कहलाता है। ठीक है, तो इसका हम कौन सा स्टडी करने गए हैं पार्ट, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर और कोरोना।
तो ये कहाँ से स्टडी होगा? आदित्य के रिमोट सेंसिंग से। तो आदित्य में जो सेंसर लगे हैं, 4 पेलोड लगे हैं, वो सूर्य के कोरोना का, सूर्य के फोटोस्फीयर का और सूर्य के क्रोमोस्फीयर का स्टडी करेंगे। क्लियर इतनी बात है हमको यहाँ पर? कोरोना मतलब इस कोरोना, और इस कोरोना से क्या निकलती है बाहर? कोरोनल मास इजेक्शन। कोरोना से निकलने वाला बड़ी संख्या में जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, उसका इजेक्शन होता है। तो 3 जो इन-सीटू पेलोड हैं, ये जो मास इजेक्शन हुआ, जब वो आएगा आपके पास, पहुंचेगा सैटेलाइट तक पहुंचेगा वो, तो सोलर विंड्स के रूप में, सोलर फ्लेयर्स के रूप में, सोलर पावर के रूप में पहुंचेगा वो। उनका स्टडी करेंगे हमारे 3 इन-सीटू उपकरण। पढ़ लीजिएगा, 7 पेलोड आ सकता है, क्योंकि अब इसरो क्या काम कर रहा है ना, ग्लोबल रिसर्च कर रहा है। तो रिसर्च अगर कुछ कर रहा है तो कौन से पेलोड इसकी मदद कर रहे हैं? पहले पूछा था कौन सा फ्यूल है, कौन सा आपके रॉकेट लॉन्चर है, कौन सा सैटेलाइट है। अब ये काम कौन कर रहा है? अब आदित्य L1 तो पूछेगा नहीं वो आपसे क्या है ये। अब आदित्य L के अंदर जो उपकरण लगे उनकी बात करें, चंद्रयान 3 सबकॉन में क्या है, चंद्रयान 3 में कौन से पेलोड लगे, उस पर सवाल पूछा मेंस में उसने। चंद्रयान 3 की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बात कीजिए, ये कौन से काम करेगा जो बाकियों से अलग हैं। तो क्या प्लाज्मा का स्टडी करना, या भूकंप का स्टडी करना, या टेम्परेचर का स्टडी करना, जो किसी ने नहीं किया। साउथ पोल पर रिसर्च करना, जो किसी ने नहीं किया। तो ये चंद्रयान 3 ने पूछा, इसलिए पूछा स्पेशल क्वेश्चन उसने वहाँ पर। आदित्य पूछेगा तो आपके टेक्निकल बातें करेगा, कौन कौन से पेलोड इसके अंदर है, रिमोट सेंसिंग पेलोड या इन-सीटू पेलोड कौन कौन से, क्या काम करने वाला है। ओके, एक्सपोसेट की बात कर लेते हैं। वर्जन ऑफ PSLV C58, कमर्शियल फ्लाइट नंबर 58 थी PSLV की। 60वीं फ्लाइट थी वैसे तो, लेकिन कमर्शियल 58 फ्लाइट थी ये। टोटल 60th फ्लाइट थी, 60वीं फ्लाइट थी PSLV की, 60वीं उड़ान थी टोटल ये। उसमें से 58वीं कमर्शियल C58 कमर्शियल 58 फ्लाइट थी अपने आप में PSLV की ये। और ऑलमोस्ट 50, टोटल 60 हो गए, मतलब 2 D1 D2 और फिर C से लेकर 58 तक। तो 60 फ्लाइट में से 58 फ्लाइट सक्सेसफुल रही हैं PSLV की। तो काफ़ी अच्छी बात है अपने आप में, बहुत ही अच्छा रेशियो कहा जाएगा। 60 में से 58 फ्लाइट सक्सेसफुल, आउट ऑफ 60 58 फ्लाइट सक्सेसफुल हैं, तो काफ़ी सक्सेसफुल रेट है PSLV का। PSLV में कौन सा वर्जन होता है? ये 2 मोटर लगी हैं यहाँ पर, ये DL वर्जन। PSLV के 4 वेरिएंट चलते हैं इस समय, CA, DL, QL और XL। कौन कौन से एक बार नाम देख लेते हैं आपके साथ। तो 4 वेरिएंट आते हैं PSLV के हमारे पास, PSLV CA, कोरलोन, डबल लेयर, Q, क्वार्टर एंड हेक्सा, 6 मोटर। तो ये 2 मोटर आपको दिख रही है साइड से, मोटर नंबर 1 एंड 2। तो 2 मोटर हैं तो संस्करण हो गया डबल। कोई मोटर ना होती, केवल इंजन होते 4, तो कोरलोन। 4 मोटर होती हैं अगर ये, तो क्वार्टर, या 6 होती तो हेक्सा। तो ये वेरिएंट है अलग प्रकार के, जितना भारी उपग्रह ले जाना है, जितनी ऊपर ले जाना है, उसके हिसाब से मॉडिफाई करते हैं हम लोग इसको। PSLV XL तक हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, तो PSLV DL का यूज़ किया हम लोगों ने, इसमें 2 मोटर लगाई थी यहाँ पर ये। यानी PSLV कस्टमाइज कर सकते हैं आप, जितनी अकॉर्डिंग डिमांड है कस्टमर की, जितना आपका वेट है सैटेलाइट, कितनी ऊंचाई तक ले जाके जाना है आपको, उस हिसाब से PSLV को कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो PSLV 58 मिशन था, पहली बात तो ये। ओके, और क्या है इसके बारे में खास बातें, चलिए। तो PSLV 60th फ्लाइट एंड 4th फ्लाइट ऑफ DL वर्जन। तो DL 4थी बार यूज़ किया 60 में से हमने, लेकिन 60th फ्लाइट थी PSLV की। ओके, कितनी हाइट तक है एक्सपोसेट ऑर्बिट, कितनी हाइट पर थी आपकी ये सैटेलाइट का नाम था एक्सपोसेट। हाइट थी 650 किलोमीटर पर। तो ये जो सैटेलाइट है आपका एक्सपोसेट, 650 किलोमीटर हाइट तक लेके गए एक्सपोसेट सैटेलाइट को। एक्सपोसेट नाम का उपग्रह था आपका ये। अब पहले उपग्रह की बात बाद में करूँगा, पहले इस मिशन की बात में कर लूँ, खास बातें क्या थी। ये मिशन था मल्टी ऑर्बिट सिंगल लॉन्च मिशन। मल्टी ऑर्बिट सिंगल लॉन्च मिशन क्या होते हैं? आपने लॉन्च किया, लॉन्च के बाद पहले ऑर्बिट में जाता है वो, सैटेलाइट लॉन्च किया, फिर दूसरी ऑर्बिट में आके कुछ और लॉन्च करना होता है, खुद लॉन्च करना है, कुछ और काम करना है। आप एक बार में 2 ऑर्बिट में या 2 या 4 ऑर्बिट में जा रहे हैं। मल्टीपल ऑर्बिट इन सिंगल लॉन्च, एक प्रक्षेपण से कई कक्षाओं में जाना। पहले आपका 650 पर ऑर्बिट लॉन्च किया आपने, फिर नीचे आए 350 पर, वहाँ पर कुछ और लॉन्च किया आपने। तो मल्टीपल ऑर्बिट इन सिंगल लॉन्च, MSOL की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। मल्टीपल ऑर्बिट इन सिंगल लॉन्च, MOSL इसे कहते हैं हम लोग, MOSL मल्टीपल ऑर्बिट इन सिंगल लॉन्च, एक प्रक्षेपण में कई कक्षाओं में जाना। तो यहाँ से पहले गए 650 पर, फिर वहाँ से आए 350 पर अब बाद में। तो 2 कक्षाएं हमने कवर की इसमें। तो एक्सपोसेट कहाँ लॉन्च किया हमने? 650 की हाइट पर। क्लियर है? याद रखिए, जब लॉन्च होता है तो पहले आपको हायर ऑर्बिट में जाते हैं, फिर हम लोअर ऑर्बिट में आते हैं नीचे। अब सुनो, इसमें काम की बात क्या थी, अपन उसको देख लेते हैं एक बार। ये लॉन्च था अपना, ये लॉन्च हुआ, ठीक है, लॉन्च हो गया, ये पूरा हो गया। ये ऑर्बिट अपनी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ सैटेलाइट 650 पर लॉन्च कर दिया इसने। अब होता क्या है, PSLV के 4 चरण होते हैं, जानते हैं, 1 2 3 4, फर्स्ट एंड थर्ड सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड फोर्थ MH वाला ईंधन। याद होना चाहिए आपको, बढ़िया से आपको चीज़ याद होनी चाहिए। ये बताऊँ मैं आपको, PSLV के 4 चरण या 4 फेज स्टेज ऑफ PSLV। फर्स्ट स्टेज सॉलिड फ्यूल,
फ्यूल नोन STPB फ्यूल, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, STPB हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, हम याद मत याद रखिए, शॉर्ट में याद रखिए STPB फ्यूल होता है। इंडिया में एक ही सॉलिड फ्यूल है रॉकेट के अंदर, हमेशा कहीं भी जाएं, किसी भी रॉकेट में जाइएगा, सॉलिड अगर बोलता है कोई तो एक ही फ्यूल हमारे पास सॉलिड के नाम पर है STPB हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। चाहे आप GSLV में चले जाइए सॉलिड बूस्टर मोटर में, आप चाहे अभी बनने वाला है जो RLV उसमें चले जाइए, जहाँ भी जाएं सॉलिड फ्यूल पाएंगे तो एक ही चीज़ पाएंगे। इवन आप अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 मिसाइल में जाइएगा, सॉलिड फ्यूल के नाम पे एक ही फ्यूल हमारे पास है, वो एक ही फ्यूल यूज़ करते हैं हर जगह हम लोग। तो ये सवाल ही उठेगा, सॉलिड होगा तो एक ही फ्यूल होगा STPB हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। तो स्टेज 1 और 3 क्या है हमारी, सॉलिड फ्यूल वाली है। सेकेंड लिक्विड फ्यूल है, सेकेंड स्टेज लिक्विड फ्यूल होता है ये, और द्रव ईंधन होता है ये। इस ईंधन का नाम है UDMH प्लस N2O4, ये मिक्स होता है ये, अनसिमेट्रिकल डाइमेथाइल हाइड्रोजन UDMH। UDMH याद रखिए N2O4 के साथ, ये एक नाम होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग UH25 प्लस N2O4, इसी का नाम होता है ये UH25 बोलते हैं, 25% कंसंट्रेटेड होता है इसलिए बोलते हैं इसको UH25 या UDMH, अनसिमेट्रिकल डाइमेथाइल हाइड्रोजन, अनसिमेट्रिकल डाइमेथाइल हाइड्रोजन या UDMH फ्यूल होता है। इस फ्यूल को जो इंजन यूज करता है उसका नाम होता है विक्रम साराभाई के नाम पर विकास इंजन, विक्रम साराभाई इंजन या विकास इंजन। तो विकास इंजन हम यूज करते हैं किस फेज में, सेकंड फेज में। तो सेकंड फेज में होता है विकास इंजन, फ्यूल कौन सा होता है UDMH प्लस N2O4, याद कर पाएंगे। याद रखिए जब भी कोई बोले विकास इंजन तो फ्यूल हमेशा कौन सा यूज होगा इसके अंदर, यही फ्यूल होगा। विकास इंजन जब भी बोला जाएगा फ्यूल यही रहेगा आपका UDMH वाला फ्यूल। फाइन, ये हो गया थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज ये हमारी लिक्विड होती है, लेकिन फ्यूल ये नहीं होता, ना इंजन ये होता है। फ्यूल उसके अंदर होता है MH मोनोमिथाइल हाइड्रोजन और मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। MH मोनोमिथाइल हाइड्रोजन प्लस MON3 यानी मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। 3 प्रकार के ऑक्साइड्स होते हैं, NO2, N2O, N2O4, तो मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर चारों फेज आपको ये पढ़े होंगे, कॉपी में लिखा होगा आपके पास कहीं ना कहीं, मैं सिर्फ रिकॉल करा रहा हूँ जिससे आपको याद आ जाए पढ़ते समय। फाइन, वी आर हाँ ठीक है। हम लोग बात करें PSLV की, लॉन्च किया हमने PSLV को। अब फोर्थ फेज कौन सा, ये है ना फोर्थ फेज, यहाँ ऊपर सेटेलाइट रखी होती हैं, सेटेलाइट बे कहते हैं इसको हम लोग, सेटेलाइट बे या सेटेलाइट नई जगह। तो फोर्थ में सेटेलाइट रखी जाती है ऊपर। अब लौट के आइए फिर से, तो ये आप देख रहे हैं इग्निशन ऑफ PS4, तो जो चौथा चरण का इग्निशन हुआ उसका यहाँ पर इस साइड पर आकर सेटेलाइट रखी होंगी इसके ऊपर। उसके बाद ये कट ऑफ हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर आपने सेटेलाइट लॉन्च कर दी, सेटेलाइट हो गई यहाँ पर। कौन सी ऑर्बिट है, 650 किलोमीटर की। यहाँ पर एक्सपोसैट लॉन्च करने के बाद ये फोर्थ फेज जो है आपका, ये फोर्थ फेज जो है ये आता है पीछे फिर 350 की ऑर्बिट में। सेटेलाइट लॉन्च होने के बाद ये फोर्थ फेज जो है आपका PS4, कौन सा फ्यूल है इसके अंदर, MH प्लस MON, ये आता है 350 किलोमीटर ऑर्बिट पर। वहां पर आके चूंकि फ्यूल बचा है इसके अंदर, एक्स्ट्रा फ्यूल भर के दिया था हमने इसको, फ्यूल बचा है, ये आकर भी ऑर्बिट में घूम लगता है अपनी, ये नीचे आता है ऑर्बिट में और यहाँ पर आकर राउंड लगाने लगता है। अब सोचिए चौथा चरण है, फ्यूल बॉक्स होगा, छोटा चैम्बर होगा एक सिलेंडर टाइप का, ईंधन बच गया इसके अंदर, घूम रहा है ये किस काम का है। तो हमने क्या किया है, इस सिलेंडर पर ना क्या किया हमने, छोटे छोटे कैमरे लगा दिए। अब ये सिलेंडर घूमेगा तो क्या होगा, कैमरे भी घूमेंगे साथ में, बन गया सैटेलाइट हमारा एक नया। तो इस एक्सपेरिमेंट कहते हैं हम लोग PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, पोयम। तो इस बार के मिशन में खास था अपने पास, पोयम की बात कर लें एक बार, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 पोयम मिशन था अपने आप में ये, जिसमें हम करते क्या है, जो फोर्थ फेज होता है PSLV का, उसे एज अ इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म के रूप में प्रयोग करते हैं। प्लेटफॉर्म के रूप में कैमरा लगा दें, सेंसर लगा दें उस पर हम लोग आगे, तो वो सेंसर भी घूमते रहेंगे साथ में यहाँ पर, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ हफ्ते घूमेंगे ज़रूर वो। अब 2-4 दिन भी घूम गए तो बहुत है अपने लिए, अब एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, हमारा एक्सपेरिमेंट करने बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ के। तो इसमें 10 संस्थानों के एक्सपेरिमेंट, नाम ही एक्सपेरिमेंट है ना इसका, तो 10 संस्थानों ने अपने कैमरा लगा के भेजे हैं, इसके अंदर छोटे सेंसर लगा के भेजे हैं 10 संस्थानों ने। तो इस ऑर्बिटल मॉड्यूल पर 10 पेलोड लगे छोटे छोटे, यूनिवर्सिटीज़ ने दिए हैं, जो हमारे यहाँ पर, जो हमारे कॉलेजों ने दिए हैं, हमारे यहाँ पर प्राइवेट कंपनी ने दिए हैं, वो इसरो को हमारा मदद कर रहा है उनकी यहाँ पर। तो यहाँ पर 10 पेलोड लगाए गए हैं। तो PS4 स्टेज होती है इसमें। चलिए, हो गया पोयम 3 हमारा। तो पोयम 3 तो ये हो गया अपना, ठीक है। अब आते हैं एक्सपोसैट पर। एक्सपोसैट क्या होता है वो जान लेते हैं आपके संग। एक्सपोसैट क्या काम का है। तो एक्सपोसैट में ना 2 पेलोड लगे हैं।
दो पेलोड हैं सैटेलाइट के अंदर काम के, आपके नाम देख लीजिए दोनों के, पोलिस और एक्सपेक्ट। दो आप पेलोड हैं आपके इसके अंदर। एक्सपोसैट में दो पेलोड या दो उपकरण लगे हैं, एक का नाम है एक्सपेक्ट और एक का नाम है पोलिक्स। ये करेगा क्या, इंपॉर्टेंट बात ये समझिएगा। जैसे हम बात करें, ये हमारी अर्थ है, ब्लैक होल है कहीं, न्यूट्रॉन स्टार है, बाइनरी स्टार है, कुछ ब्रह्मांड में यूनिवर्स में घटनाएं हो रही हैं कुछ, ये ब्लैक होल है, ये बाइनरी स्टार घूम रहे हैं एक दूसरे के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, या फिर ये न्यूट्रॉन स्टार है, कोई सुपरनोवा इफेक्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है ब्रह्मांड में, तारे बन रहे हैं, तारे फट रहे हैं, ग्रेविटी खत्म हो रही है, बन रही है, वॉट। जब भी ऐसा कुछ एक्शन होता है ब्रह्मांड यूनिवर्स में तो वहाँ से रेडिएशन निकलता है बाहर, असीम ऊर्जा निकलेगी, रेडिएशन निकलेगा बड़ी मात्रा में। रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ कॉस्मिक वेव हो सकता है, ब्रह्मांड की तरंगें आती हैं, कॉस्मिक वेव हो सकती हैं, तरंगें आती हैं, ये गामा रेस हो सकती हैं, गामा रेस एक्टिव हो सकती हैं, ये एक्सरे हो सकती हैं, ये अल्ट्रावायलेट हो सकती हैं, ये विजिबल लाइट भी हो सकती है, सूर्य से निकलती है विजिबल लाइट, जैसे दृश्य प्रकाश दिख जाती है कोई चीज़ आपको, विजिबल लाइट निकल रही है उसमें से, विजिबल लाइट हो सकती है। इंफ्रारेड भी हो सकता है और भी हो सकती हैं चीज़ें, इंफ्रारेड भी हो सकता है ये, और भी हो सकती हैं। यानी जो भी चीज़ें आपको एनर्जी होती है फॉर्म, एनर्जी से बाहर जो रेडिएशन निकल रहा है वो इस फॉर्म में होता है। ये होता है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं इसको हम लोग। तो कोई भी चीज़ में एनर्जी होगी या हीट होगी या वो क्या निकालेगा अपने में से, रेडिएशन बाहर निकाले, रेडिएशन फॉर्म में, इस फॉर्म में रेडिएशन होता है, फाइन। यह रेडिएशन होता है फिर अल्फा बीटा गामा पार्टिकल में, वो एक अलग चीज़ हो जाती है, वो न्यूक्लियर रेडिएशन हो जाता है अपने आप में, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है उस रूप में निकलता है। अब चूंकि हमारी पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर है, हमारी पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फील्ड भी अच्छी है ना, ग्रेविटी चारों पृथ्वी के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारी तरफ है, तो होता क्या है ना, हमारे पास ये कॉस्मिक वेव हम तक नहीं आ पाती सरफेस पर, ये आ ही नहीं पाती, इनको रोक लेता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। गामा रेस नहीं आ पाती, दूर तक आ ही नहीं पाती गामा रेस, वैसे भी एक्सरे भी नहीं आ पाती हमारे नीचे तक बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक्सरे बहुत दूर से आ रही होती है, बहुत नीचे तक नहीं आ पाती हैं आपकी ये। अल्ट्रावायलेट को आपको ओजोन रेयर रोक लेती है यहाँ पर, विजिबल लाइट आ पाती है, यानी यहाँ टेलीस्कोप लगा दी, यहाँ दिख जाएगा ब्रह्मांड में क्या हो रहा है। अब लेकिन वो बहुत रेडिएशन होता है, बहुत ज़्यादा समस्या क्या होती है, एनर्जी सारी कहाँ आती है, मेनली इनके अंदर आती है। अब इनका स्टडी आपको करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, स्पेस में, आपको जाना पड़ेगा, अपने सैटेलाइट को यहाँ लगाना पड़ेगा जिससे हम इनको कैच कर पाएँ। यानी कि हमें अन्य पिंडों से, अन्य ऑब्जेक्ट से, अन्य जो टेरेस्ट्रियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी हैं, उनसे जो कुछ आ रहा है उनका स्टडी करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेस में जाना पड़ेगा। 2015 में लॉन्च किया हमने एस्ट्रोसेट, एस्ट्रोसेट नाम ही था उसका, एस्ट्रोसेट, एस्ट्रोनॉमी का स्टडी करने के लिए एस्ट्रोसेट लॉन्च किया। एस्ट्रोसेट में हमने क्या किया था, इन सब का एक्सरे पे काम करता था, अल्ट्रावायलेट पे काम करता था, विजिबल लाइट पे काम करता था, 5 पेलोड थे उसमें, सब पे काम करता था वो, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं था। पुराना कैमरा, पुरानी टेक्नोलॉजी, काम तो करता है। वही बात है, आपका आज का कैमरा है और एक 20 साल पहले मोबाइल में कैमरे आते होंगे, दोनों हैं विजिबल लाइट पे काम करने वाले, लेकिन अंतर तो है टेक्नोलॉजी में ना, आपके ज़्यादा एडवांस कैमरे हैं। तो एस्ट्रोसैट में भेजा, उस पर काम तो करता था एक्सरे के ऊपर, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं था। आज हमारे पास जो कैमरे एक्सरे पे काम करने वाले, कहीं उतना उन्नत कैमरे हो चुके हैं, अच्छे कैमरे आ चुके हैं, तो हमने इस बार क्या किया, टारगेट बनाया केवल एक्सरे स्टडी करेंगे। तो एक्सरे किरणों का स्टडी करने के लिए हमने क्या भेज दिया, नया एक्सपोसेट। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से यूनिवर्स से कोई भी रेडिएशन आ रहा है एक्सरे का, एक्स फॉर्म में आ रहा है, एक्स वे फॉर्म में आ रहा है, उसका स्टडी करने के लिए काम करेगा एक्सपोसेट। क्लियर यहाँ तक बातें। अब दूसरा पॉइंट इसके अंदर शामिल करना है आपको यहाँ पर, वो ये है, एक वर्ड है एक्सपोलराइजेशन मीटर। अब पोलराइज लाइट क्या होती है, पोलराइज की बात करें सिंपल से हम लोग, अगर मैं आपसे कहूँ कि लेट से मान लीजिए क्रैक हो इस विंडो में, यहाँ पर एक दीवार में क्रैक हो, बाहर से लाइट आ रही हो, तो जो लाइट अंदर आई कैसी आएगी, फ्लैट आएगी, वन वे आएगी, सीधे आपको देखिएगा सामने दीवार पर इसका पड़ता हुआ, पोलराइज हो गई लाइट। सिंपल सी बात, लाइट पोलराइजेशन मतलब 3D में आता है, हाइट हेल्थ सब में आता है वो लाइट आपका, लेकिन वो एक डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाए, दैट वन इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। या वो तो एक्स एक्सेस में आ जाए, वाई में आ जाए, जेड में आ जाए, तो सिंगल पोल हो जाए, सिंगल एक्सेस हो जाए लाइट का, तो दैट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब होता है क्या, ब्रह्मांड से लाइट आ रही है, एक्सरे आ रही है हमारे पास, अब वो नॉर्मल 3D में आ रही हैं, लेकिन कई बार होता क्या है, कोई पिंड से जब लाइट गुजरती है सेलेस्टियल बॉडी से, तो उसका हो सकता है डिप्रेशन हो जाए, डिस्पर्शन हो जाए, या डिस्पर्शन हो गया, या रिफ्लेक्ट हो गई वो, या उसका रिफ्लेक्शन हो गया, वॉट एवर होता है, सिंगल वेव मिल रही हो आपको। कई बार स्टडी करने के लिए सिंगल वेव काम की होती हैं, तो आप चाहते हो इसका स्टडी कर पाएँ। इंपॉर्टेंट बात केवल यही है, तो ये जो लाइट होती हैं आपकी, जो 3D नहीं है, सिंगल एक्सेस पे आ रही हैं, दैट नोन एज पोलराइज लाइट, उसका स्टडी करेंगे, वैसे एक्सटर्नल का स्टडी करेंगे। अब इस विंडो से आएगी तो वो तो विजिबल लाइट है, तो वो हो गया विजिबल एक्सरे, विजिबल पोलराइजेशन लाइट का, या विजिबल लाइट का पोलराइजेशन। अब एक्सरे भी आ रही होंगी इस प्रकार से, उनको पोलराइज कर दें तो हो जाएंगी वो पोलराइज एक्सरे लाइट, तो उस किरणों का स्टडी करेगा आपका ये एक्सपोसेट, नथिंग एल्स, कुछ खास नहीं है, इतना बड़ा साइंस नहीं है इसके पीछे।
हमारे काम को जो साइंस से पूछेगा भी नहीं यूपीएससी, उतना डीप में जाके नहीं परेशान करेगा आपको। एक्सपोसेट का यूज़ क्या है, मतलब कुल मिलाकर क्या हो पाएगा इससे, हम सेलेस्टियल बॉडीज़ का, हम खगोलीय पिंडों का अध्ययन कर पाएंगे। लाइक मे बी कोई हो सकता है न्यूट्रॉन स्टार हो, कोई बाइनरी स्टार क्या होते हैं, एक स्टार ये है, एक स्टार ये है, तारे मान सूर्य मान लीजिए दो, और दोनों एक दूसरे के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, क्या कहेंगे, दोनों चक्कर एक दूसरे लगा रहे हैं ना, दोनों घूम रहे हैं एक दूसरे को, ये है बाइनरी स्टार कॉम्बिनेशन। और ये कॉम्बिनेशन करता क्या है बाइनरी स्टार का, ये घूम रहे हैं, ठीक है, पास आने लगते हैं समय के साथ, और जब पास आते हैं ग्रेविटी बढ़ती जाती है और स्पिन की बढ़ती जाती है, फिर आगे कोलाइड करते हैं। तो जब ये कोलाइड करते हैं तो मैसिव स्केल पर एनर्जी पैदा होती है, और कई बार ब्लैक होल तक क्रिएट हो जाता है वहाँ पर। तो इसका स्टडी करना, क्योंकि ये जो वेव्स निकलती हैं, इनको जी वेव्स कहते हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती हैं, इसका स्टडी भी करते हैं, और इनसे डिफरेंट रेडिएशन निकलते हैं, एक्स गामा सब निकलते हैं, तो यहाँ का स्टडी भी करेंगे हम लोग इसकी सहायता से। तो बाइनरी स्टार हो गए, सुपरनोवा बड़े साइज के स्टार होते हैं, जो रेड डार्फ लाल दानव तारे की बात करते हैं हम लोग, वाइट डार्फ होते हैं, रेड जाइंट होते हैं, वो सब स्टडी करेंगे, क्योंकि वो सन होता है, रेडिएशन निकल रहा है ना उसमें से, हमारे सन से रेडिएशन आ रहा है ना, उसका स्टडी करते हैं हम आदित्य से। तो दुनिया के बाकी सन जो हैं बाकी ब्रह्मांड में, उनका स्टडी कैसे करेंगे, एक्सपोलिस से। तो वही काम बाइनरी स्टार का, न्यूट्रॉन स्टार का, सुपरनोवा का, ब्लैक होल। ब्लैक होल भी क्या होता है, कोई बहुत बड़ा स्टार था, वो कोलैप्स कर गया, पूरा कोलैप्स कर गया तो ब्लैक होल बन गया, तो आफ्टर कोलैप्स ब्लैक होल बनकर उसका स्टडी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आदित्य L1 स्टडी कर रहा है हमारे सन का, और एक्सपोसैट स्टडी कर रहा है बाकी सन का। तो जो है या खत्म हो गए सबका स्टडी करेगा वो। तो ये समझ सकते हैं पूरा एक चेन ऑफ इवेंट है, अपने आप में दिख रही होगी आपको ये, भारत कैसे इसरो बदल रहा है अपने आप को।